हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट 2। एक को हमने कवर कर लिया, आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सिन्हा जीएस ऑफिशियल पे आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट 1 को देख सकते हैं। अभी हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2। चलिए प्रैक्टिस 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहासकारों के वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या बोल रहा है? भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है। दूसरा कुट है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला कुट क्या बोल रहा है? भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं, ये भी सही है। दूसरा कूट बोल रहा है इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? तो स्वतंत्रता सम्मिलित है, समानता सम्मिलित है, लोकतंत्र सम्मिलित है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था? तो ये किसे सौंपा था? तो ये जेम्स रेनेल को सौंपा था। जेम्स रेनेल को सौंपा था। चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या दिया गया? अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। दूसरा कह रहा है अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मनी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है 1946 में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण क्या था इसका? तो कम वेतन था और ख़राब भोजन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, छठे क्वेश्चन को चलते हैं। बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? किसने गिरफ्तार इसको किया था? कैप्टन हडसन ने किया था। आते हैं हम 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सिराजुद्दौला। 7वें नंबर क्वेश्चन, वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका कथन क्या दिया गया है? वाणिज्य कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। दूसरा ऑप्शन है ये वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचती थी। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, कौन था बंगाल का नवाब? सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? तो टकराव का मुख्य कारण क्या था? फरमान का दुरुपयोग। आगे चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या दिया गया है? 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। और थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में केवल 2 और 3 है। ये हो जाएगा केवल 2 और 3। दसवें नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सिराजुद्दौला के हार का प्रमुख कारण क्या था? सिराजुद्दौला का हार का प्रमुख कारण था सैन्य कमजोरी, बी है अंग्रेजों की तुलना में वित्तीय स्थिति कमजोर, सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी
और चौथा है अंग्रेजों की तुलना में आधुनिक हथियार की कमी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी, ये हार के कारण था। 11वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पलासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब हम कथनों को पढ़ते हैं। कथन क्या दिया गया है? कथन दिया गया है कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। इसका ये कथन 1 है। कथन 2 दिया गया है कि सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। ये ऑप्शन 2 सही लग रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। चलिए हम आगे चलते हैं। 11 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम नहीं था, सिराजुद्दौला भी नहीं था, शुजाउद्दौला भी नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीर जाफर। तो बक्सर की लड़ाई के समय कौन था? मीर जाफर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मीर जाफर। अब हम 13वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर कथन वाला क्वेश्चन है। कथन वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या बोल रहा है? बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई है, ये गलत है। बक्सर के युद्ध पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिया, ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, ना तो 1 और ना ही 2। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी कथन वाला क्वेश्चन ही है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये भी कथन इसका भी देख लेते हैं। कथन दिया गया है सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। उसके बाद दिया गया कथन सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। ऑप्शन सी है। ऑप्शन 3 में दिया गया सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसकी रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। तो इसका तीनों का तीनों आंसर क्या हो जाएगा? सत्य कथन तीनों के तीनों हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है हैदर अली की मृत्यु किस एंगल में शुरू युद्ध में हुई है? तो प्रथम में भी नहीं हुई है, तृतीय में भी नहीं हुई है, चतुर्थ में भी नहीं, ये द्वितीय एंगल युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई है। तो इसका सही जवाब क्या है? द्वितीय एंगल मृत्यु। हैदर अली की मृत्यु द्वितीय एंगल में शुरू युद्ध में हो गई है। 16वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन बोला है टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन सा कदम उठाया? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा कदम उठाए? तो कथन दिया गया है 1786 ईस्वी में टीपू ने अपने रियासतों को अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। कथन 2 दिया हुआ है उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। कथन 3 दिया हुआ है फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2 और 3। उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। और ऑप्शन 3 हो जाएगा फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। आते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1799 ईस्वी में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या दिया गया है? श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया। सही जवाब, ये सही है। बोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई। ये भी कथन सत्य है। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। ये भी कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3। चलिए हम आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन है सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स।
देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन कह रहा है रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है। दूसरा कह रहा है रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी। तीसरा कह रहा है 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। कह रहा है सत्य कथन का चयन करें। इसमें सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन इसमें केवल 1 और 3 है, केवल 1 और 3। तो इसका 1 और 3 कहाँ ऑप्शन दिया होगा? बी में। एक क्या कह रहा है रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है, ये सही है। और कह रहा है 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। ये दोनों कथन सही है। हम आते हैं, अब इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब हम आते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पे। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो कंपनी ने सिंध पर 1843 ईस्वी में कब्जा किया था। कब कब्जा किया था? 1843 ईस्वी में कब्जा किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं हम मिलाने वाले क्वेश्चन पे। मिलाने वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है? तो सहायक संधि के संबंध में मिलान करें। रियासतें और इधर वर्ष दिया गया है। तो एक में दिया गया है 17। 17 कब है? तो 1848। संबलपुर का है 1850। उदयपुर 1852 और नागपुर 1853। तो इसका सही क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 17 1848। कहाँ गया? ऑप्शन बी 1848। संबलपुर 1850। उदयपुर हो जाएगा 1852 और नागपुर 1853। तो इसमें इसका कौन सा जवाब है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन पे। 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या कह रहा है? अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया। ये सही है। दूसरा कह रहा है अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई। ये भी सही है। जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्होंने अधिग्रहण को विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया। ये गलत है। तीसरा नंबर कथन गलत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 2। तो अब देखते हैं 1 और 2 कहाँ पे है? 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी में है। 1 और 2। अब हम चलते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन पे। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसके क्या क्या विशेषताएं थी? तो इसके विशेषताएं पढ़ लेते हैं। हर जिले में दो अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दूसरा बोल रहा है दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे। और तीसरा बोल रहा है फौजदारी अदालतें कभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है। हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, ये भी सही है। और तीसरा नंबर ऑप्शन बोल रहा है फौजदारी अदालतें कभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो 1 और 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। चलिए आते हैं हम 24वें नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर किसने चलाया था? तो एडमंड बर्क ने चलाया था। किसने चलाया था? एडमंड बर्क ने चलाया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। आते हैं हम 25वें नंबर क्वेश्चन पे। 25वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जिस समय बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल में जब लागू किया उस समय कौन था? तो उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आते हैं हम 26वें नंबर क्वेश्चन पर। ये बोल रहा है कथन वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं।
ये बोल रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या बोल रहा है? अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें फौजदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई। तीसरा कह रहा है किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। तो इसमें से इसका असत्य कथन का चयन करें तो ये कोई भी नहीं है, ये सारे सही कथन है, असत्य कथन कोई सा भी नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये क्या बोल रहा है? असत्य कथन का चयन करें, तो इसमें कोई भी नहीं। चलिए हम आगे चलते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन पे। 27वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है महालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 28वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके कथन क्या है? अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया। दूसरा कथन है यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उसे की जाती थी। तीसरा बोल रहा है भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा केवल 2। सत्य कथन का चुनने के लिए कह रहा है तो सत्य कथन कौन हो जाएगा? केवल 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम आते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये भी रैयतवाड़ी से ही क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कथन पर विचार करने के लिए बोल रहा है तो ये कथन क्या है? कथन बोल रहा है कि सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया। ये सही है, कथन तो सही है। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर ने रीड व्यवस्था को लागू किया। दूसरा बोल रहा है भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारी से ना करके सीधे रैयतों से किया जाता था। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। सत्य कथन चुनना है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं 30वें नंबर क्वेश्चन में। 30वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल में नील विद्रोह 1859 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अब 31वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? कौन सा आदिवासी समूह नहीं थे? तो लावड़िया थे, गद्दी थे, वन गुज्जर थे, ये नहीं थे तो बैगा नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ नहीं थे पूछ रहा है, बैगा हो जाएगा। अगर पूछता कौन से थे, लावड़िया, गद्दी और वन गुज्जर। आते हैं 32वें नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। एक में दिया गया है आदिवासी मुखियाओं से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मनाने के लिए बाध्य कर दिया गया। दूसरा बोल रहा है घुमंतू काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल सत्य कथन को चयन करने के लिए कह रहा है तो सत्य कथन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में क्या एक बार और देख लेते हैं। घुमंतू काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 33वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 33वें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आदिवासी विद्रोह और इधर वर्ष दिया गया उसको मिलाने के लिए बोल रहा है। तो मिलाने के लिए बोल रहा है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में हुआ था। बर्ली विद्रोह कब हुआ था? 1940 में हुआ था। और बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 में हुआ था। क्या भी मिला के बताते हैं आप लोगों को।
संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में हुआ था। बर्ली विद्रोह 1940 में हुआ था। और बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। तो ये कौन सा है? 1 का ए, 2 का बी, 3 के डी, 4 के सी, ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज राइट आंसर। चलिए 34वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में बोल रहा है? बिरसा मुंडा के बारे में बोल रहा है। बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ लेते हैं। बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरा पान से युवाओं को दूर रहने की सलाह दिए। ये सही है, ये सही है। दूसरा है, वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे। ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। आते हैं हम 35वें नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? ये किसने फैसला किया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया था। लॉर्ड कैनिंग बी इज राइट आंसर। 36 में आते हैं। 36वें नंबर पे आते हैं। 36 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए? तो देखते हैं क्या क्या दिया है। 1830 के बाद कंपनी ने ईसा मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। दूसरा बोल रहा है 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पहले जैसा अधिकार मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों के दोनों सही है। तो ये सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। सी इसका आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई? तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दी गई। ए ऑप्शन सही है। अब बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करें। इधर बागी दिया हुआ है और इधर वर्ष की जगह वहाँ जगह का नाम दे दिया गया है। तो अब हम जगह के नाम से भी मिलान करते हैं। यहाँ वर्ष देना था, ये वर्ष की जगह ये जगह का नाम दिया है, यहाँ बागी दिया है। तो नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे। और बिरजिस कद्र कहाँ से थे? ये लखनऊ से थे। रानी अवंती बाई लोधी कहाँ से थे? तो ये राजगढ़ से ही थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। तो चलिए इसको मिलाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। रानी अवंती बाई लोधी राजगढ़ से थे। नाना साहब कानपुर से थे और बिरजिस कद्र लखनऊ से थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 39वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या बोल रहा है? बहादुर शाह जफर को उसकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा क्या बोल रहा है? 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। यह तो सही है। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई मरी थी, वीर गति को प्राप्त हुई थी। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापा मार युद्ध करते रहे। ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। वो रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को कब प्राप्त हुई थी? 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2 और 3। चलिए आते हैं 40वें नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। अंग्रेजों ने क्या क्या बदलाव किए नीतियों में? तो नीतियों में बदलाव किए। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए एवं परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। ये सही आंसर है। ये सही है। दूसरा बोल रहा है डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दे दी गई। ये भी सही है। तीसरा है
अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज को सम्मान करने का फैसला किया। ये भी सही है, तो इसका सही के जवाब हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नहीं, लॉर्ड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया। विलियम्स जोन्स ने किया। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ। तो 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मैकाले के मिंट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा को अधिनियम पारित किया गया? ये 1835। इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 1854 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन के दिया हुआ है, वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है, वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। और तीसरा बोल रहा है कि इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। ये सही है। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी। ये भी उनका कहना था महात्मा गांधी का। उनके बाद लिखा है तीसरे, उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अब हम आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें बोल रहा है, टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। ये भी सत्य है। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता था। ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है, टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। 47वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 47वें नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सती शब्द का अर्थ क्या होता है? सती शब्द का अर्थ होता है सदाचारी महिला। 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या दिया गया? उन्होंने कोलकाता में ब्राह्मो सभा की स्थापना की। सही है। राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। ये भी सही है। राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की। ये गलत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। अब हम आते हैं 49वें नंबर क्वेश्चन में। 49वें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 49वें नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की? किसने पहल प्रारंभ की है? तो ये राजा राम मोहन राय ने प्रारंभ की है। आते हैं हम 50वां नंबर क्वेश्चन पे। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया? तो ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित किया गया। इसी के साथ 50 नंबर का ये भाग 1 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल के वीडियो में हम आपको 50 क्वेश्चन 51 से लेके 100 तक आपको कवर करवा देंगे।
सभी को